5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। कोरोना के मामलों में एक बार फिर तेजी देखी जा रही है। बीते 24 घंटों का अगर हम जिक्र करें तो 1573 नए मामले सामने आए, वहीं 888 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे। देश में अभी 10,981 एक्टिव मामले हैं। अब तक 220 करोड़ 65 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल राज्यों के साथ बैठक की। राज्यों को सतर्क रहने को कहा गया। बैठक में तय हुआ कि कोरोना से लड़ाई की तैयारी को लेकर 11 और 12 मार्च को देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगा। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर कोरोना की एक नई लहर आ रही है? कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच मुंबई के अस्पतालों में कोविड वार्ड्स खुल गए हैं। मुंबई में अब मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। 43 मरीज भर्ती किए गए हैं, उनमें 21 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की तादाद 200 से ज्यादा है। पूजा की यह रिपोर्ट। हेल्थ स्टाफ रूपाली पालक तीसरी बार कोविड वार्ड में ड्यूटी पर हैं। 8 घंटे इसी वार्ड में तैनात रहती हैं। कहती हैं बार बार लौटते नए वेरिएंट ने वायरस से लड़ना सिखा दिया है। पहले टाइम हम कुछ भी पता नहीं था, हम ये चीज़ से नोन ही नहीं थे, तो पहले टाइम बहुत डर था क्या करने का, घर पे जाके कहाँ भी टच नहीं करके पहले जाके नहाने का वगैरह, अपना बैग वगैरह साइड में रखने का, सैनिटाइजर का प्रॉपर यूज, ये सब चीज़ें पता चल गई ना। इसके लिए हम घर वालों का और खुद का भी ख्याल कर सकते हैं। महाराष्ट्र में 2117 एक्टिव कोविड मामले हो चुके हैं। एक महीने में करीब 200% से ज्यादा उछाल। इनमें से सबसे ज्यादा पुणे में 597 और मुंबई में 558 एक्टिव कोविड मामले हैं। मुंबई में एक्टिव केसों को देखें तो एक महीने में 1000% की बढ़ोतरी दिखती है। एक महीना पहले जहां सिर्फ एक कोविड मरीज अस्पताल में भर्ती था, तो वहीं अभी मुंबई में 43 कोविड मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से करीब 50% यानी कि 21 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। सरकारी अस्पताल सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनायक सावडेकर बताते हैं कि ऑक्सीजन सपोर्ट वाले अधिकांश मरीज इन्फ्लुएंजा H3N2 के क्रॉस इन्फेक्शन वाले या फिर दूसरी बीमारी से भी जूझ रहे हैं। बहुत सारे मरीज जो अभी पॉजिटिव है वो इंसिडेंटल पॉजिटिव, यानी उनको साथ उनके मेन बीमारी उनकी अलग रहती हुई है, उसके साथ में उनका H3N2 या फिर कोविड का जो रिपोर्ट है वो इंसिडेंटल पॉजिटिव आ रहा है। सरकारी अस्पताल सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में 50 कोविड बेड तैयार किए गए हैं। 4 कोविड मरीज यहां फिलहाल भर्ती हैं और सभी के लक्षण पहले से कुछ ज्यादा अलग नहीं हैं। कुछ पेशेंट्स बहुत ही रेयरली लूज मोशंस करके प्रेजेंट हो रहे हैं, पर बाकी उसके सिवाय और कोई ऐसे लक्षण नहीं दिखाई दे रहे जिसके तौर पे एक अलग से कुछ उस पर ध्यान दिया जाए। हमेशा की सिम्टम्स है। वहीं मुंबई कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर गौतम भंसाली सभी निजी अस्पतालों के कोविड वार्ड में 10-10 कोविड बेड रिजर्व किए जाने की बात कर रहे हैं। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन और स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से हमने हमारे बॉम्बे हॉस्पिटल में 14 बेड आईसीयू सेटअप आइसोलेशन रेडी करके रखा है, जहाँ पे मॉनिटर है, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, सब कुछ फैसिलिटी है, मेडिसिन वगैरह सब है। महाराष्ट्र में इन्फ्लुएंजा H3N2 के 309 मरीज हैं और H1N1 के 427 मरीज हैं। दोनों ही टाइप से 4 मरीजों की मौत महाराष्ट्र में अब तक हो चुकी है। कोविड से ज़्यादा इन्फ्लुएंजा के जो लक्षण हैं मरीजों में ज़्यादा गंभीर नजर आते हैं और दोनों के साथ अटैक से चिंता और एक्सपर्ट्स की बढ़ गई है। इन्फ्लुएंजा का जो टेस्ट है वो महंगा होता है। ऐसे में डॉक्टर्स की सलाह के बावजूद कई आर्थिक रूप से जो कमज़ोर मरीज हैं वो इसका टेस्ट नहीं करवा पाते हैं। ऐसे में प्रेस रिलीज में दिए गए आंकड़े और ज़मीनी आंकड़े इस बीमारी के उसमें बड़ा अंतर भी हो सकता है। मुंबई से कैमरा पर्सन अल्ताफ और अशोक महाडिक के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। तो कोरोना के मामलों में इजाफा दिख रहा है। ये देश के अलग अलग हिस्सों में नजर आ रहा है। मुंबई की अगर हम बात करें तो जैसा अभी हमने पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट में आपको दिखाया कि 21 ऐसे मरीज हैं जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ी है। दूसरे वेव को हम सब अब तक नहीं भूल पाए हैं, जो महामारी फैली थी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। पूजा भारद्वाज हैं जिनकी रिपोर्ट अभी हम दिखा रहे थे, सीधे उनके साथ जुड़ते हैं। पूजा, महाराष्ट्र में स्थिति कितनी गंभीर है, सरकार कितनी तैयार है और जो लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं उनकी हालत कैसी है?
जी शारिक, इस वक्त हम मुंबई के 7 हिल्स हॉस्पिटल में हैं और ये मुंबई का एक ऐसा अस्पताल है जहां सबसे ज़्यादा कोविड मरीज अभी भर्ती हैं। मेरे साथ प्रसाद बलसारे हैं जो इस पर बात करेंगे। इनसे ही हम जानते हैं, कल तक का आंकड़ा 30 बताया जा रहा था और अभी जो मेरी जानकारी मुझे इनसे मिली है, बताया जा रहा है कि 36 मरीज़ यहाँ पर अब तक भर्ती हो चुके हैं। प्रसाद सर, अगर आप बता सकें कितने मरीज़ भर्ती हैं यहाँ पर और कितने ICU पर है, क्या सिम्टम्स हैं? टोटल हमारे पास कोविड के टोटल 36 पेशेंट्स हैं। आउट ऑफ 36, 20 स्टेबल कंडीशन है जो अभी वार्ड में है। हम ICU में खड़े हैं। यहाँ पे अपने पास अप्रोक्सीमेटली 5 पेशेंट्स हैं। 5 में से 2 की कंडीशन थोड़ी सी नाजुक है। बाकी के जो पेशेंट्स हैं उसमें से 6 गर्भवती महिलाएं हैं जो लास्ट 1 हफ्ते में जो डिलीवर्ड हुए, उनके बच्चू है छोटे जिसको अभी हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। डेफिनेटली कोविड टेस्ट इतना जल्दी हमने उनका नहीं किया है, बट येस वी आर कंसिडरिंग देम एज अ कोविड सस्पेक्टेड। सो व्हाट आर द प्रिकॉशन एंड एवरीथिंग नीड टू बी टेकन फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज, इवन वी हैव टेकन केयर फॉर दैट ऑल्सो। So total 36 patients at the moment we have. In case अगर rise होता है, yes we have the ICU setup and bed facility ready with us. जैसे instructions आ जाएंगे आगे के ओपन करने के लिए, we can open that facilities also. ओके सर, इतने वेरिएंट्स और इतने सर्ज हमने यहाँ पर देख लिए हैं। हर बार के सिम्टम्स से इस बार कुछ ऐसा अलग है जिसको आप हाईलाइट करना चाहोगे और लोगों को अलर्ट करना चाहोगे जो आपको कॉमन दिख रहा हो इस बार के पेशेंट में? हाईलाइट इन द सेंस डेफिनेटली पहले जो हमने देखा था कि कोमॉर्बिडिटीज़ के पेशेंट्स हमको ज़्यादा दिखते हैं, जैसे कि हाई BP हो गया, हाई डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, किडनी पेशेंट्स होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा तकलीफें होती थी। बट ये टाइम पे ऐसा नहीं है। ये टाइम पे हमने 21 ईयर्स की गर्ल से लेकर 76 ईयर्स से ओल्ड तक, सो सभी में थोड़े बहुत सिम्टम्स दिख रहे हैं। सो इट इज। और एक बात कही जा रही थी सर कि हर बार लंग्स में जो स्कारिंग लोगों की हो रही है, पोस्ट कोविड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, स्टेरॉइड और रेमडेसिविर जैसी दवाइयाँ जिनको दी गई थी उन पर ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है। अगर कुछ और भी बीमारी उनको हो जा रही है तो कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं? थोड़े बहुत देखे जा रहा है कि पोस्ट कोविड डायबिटीज वगैरह का असर होना चालू हो रहा है। सो ऐसे यस नोट किया गया है, बट यस पेशेंट टू पेशेंट, बॉडी टू बॉडी डिफर्स। सो उतना अभी तक एग्जैक्ट डिसीजन हम नहीं दे पाएंगे उसके ऊपर। एग्जैक्टली क्या सिम्टम्स हो रहे हैं उसके ऊपर हम नहीं बता पाएंगे। महाराष्ट्र में सर एक बात लास्ट सवाल लूंगी। महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि XBB.1.16 के जो वेरिएंट के मरीज हैं करीब 50% उस वेरिएंट के मरीज हैं। तो आपके हिसाब से, आप जैसे मरीज यहाँ पर देख रहे हैं, उस वेरिएंट का प्रभाव कितना आपको लगता है कि दिख रहा है मरीजों पर? थोड़ा सा कहना डिफिकल्ट होगा इसके लिए, बट नॉट श्योर एग्जैक्टली। और H3N2 का कोई क्रॉस इन्फेक्शन? H3N2 क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है बाहर की तरफ से, बट यस विद इन द ICU व्हाट वी आर हैविंग ओवर हियर, we have the negative pressure facility for each and every cubicle of the ICU. So even the staff, if you can see, who are presented over here, नेगेटिव प्रेशर वो क्यूबिकल का जितना भी इन्फेक्टेड है वो ऑटोमेटिकली बाहर के बाहर चला जाएगा। सो यहाँ पे नहीं रहेगा। सो इवन आवर स्टाफ इज वर्किंग इन द सेफ एनवायरनमेंट, वी कैन से दैट। और आप लोगों की लड़ाई तो बहुत लंबी हो गई है। एक बार लगा था कि चलो अब ये सर्दी खांसी की तरह ये बीमारी रह गई है, लेकिन एक बार फिर से नए वेरिएंट से फैलाव शुरू हो गया है। मतलब जहां 1 महीने पहले मैंने 1 मरीज भर्ती होते हुए देखा था, अब जैसे आप ही बता रहे हैं कि एक दिन में आंकड़ा 6 और बढ़ गया है। तो अब 52 मरीज मुंबई में भर्ती हैं, जिनमें से 25 मरीज ICU में है। तो ये देखते देखते आंकड़ा जा रहा है, आंकड़ा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। यस, हमने हमारे पुराने प्रोटोकॉल जो हम कोविड के लिए यूज करते थे वो हमने वापस यूज करना चालू कर दिया है, इंक्लूडिंग हमारे स्टाफ का सेफ्टी भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं उसमें, बिकॉज डेफिनेटली एंड ऑफ द डे दे आल्सो हैव टू फाइट द बैटल दिस। सो उनको भी वापस स्ट्रॉन्ग किया है। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं PP किट वगैरह से लेके बाकी सब चीज़ें हमने ऑलरेडी चालू कर दिया है काम करना। स्टाफ इज रेडी, बेड्स कैपेसिटी इज रेडी, सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच सर। जी शारिक, तो यहाँ पर आप महाराष्ट्र में देखें, भले ही आंकड़े ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जो प्रभाव है मरीजों पर अभी तक भी यही देखा जा रहा है कि प्रभाव उनमें ज़्यादा दिख रहा है जिनमें कोमॉर्बिडिटी है, पहले से किसी तरह की समस्या है, और ख़ासतौर से इन्फ्लुएंजा H1N1 और H3N2 इनके मरीज आप देखें तो महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहे हैं। मौतें 4 हो चुकी हैं। तो क्रॉस इन्फेक्शन की बात भी कुछ एक्सपर्ट्स ने कही है कि जिनमें, क्योंकि इन्फ्लुएंजा के जो टेस्ट होते हैं वो महंगे होते हैं, तो हर मरीज इन्फ्लुएंजा का टेस्ट नहीं कर पा रहा है, और कोविड का जब टेस्ट कर रहा है तो वो पॉजिटिव आ रहा है, और कोविड की वजह से वो भर्ती है, लेकिन जब बाद में बहुत बीमार होता है, उसकी सांस की तकलीफ बढ़ती है, तब इन्फ्लुएंजा के कुछ मरीजों में टेस्ट होता है तो पता चलता है कि वो इन्फ्लुएंजा का भी मरीज है। तो कुछ क्रॉस इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसे वक्त में जहां मुंबई में देखें आप, पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो लंग्स में स्कारिंग और कई समस्याएं अब बढ़ रही है। कोविड से जो समस्या शुरू हुई, अब जो बाकी बीमारियां भी है वो बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रही है मरीजों पर। शुक्रिया पूजा, आपकी वो खबर भी हमने दिखाई, और डॉक्टर साहब से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। और जब भी आप कोविड के इस तरह के रिपोर्ट्स के लिए निकलें तो अपना भी ध्यान रखें। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
डॉक्टर महेश गुप्ता हैं जो धर्मशिला नारायण अस्पताल में सीनियर डॉक्टर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो यही है कि इन बढ़ते नंबरों को देखते हुए कितना सतर्क रहने की जरूरत है, या ये कितना बड़ा खतरा है? जी शारिक जी, सतर्क हमें हमेशा रहना है। नंबर अगर बढ़ते हैं तब भी, और जब नंबर कम थे तब भी हमें सतर्क रहना है। क्योंकि अगर हम सतर्क रहेंगे, अगर किसी को इस प्रकार का इन्फेक्शन लगता है, जैसे खांसी होना, जुकाम, बुखार, तो उसको कभी भी हमें हल्के में नहीं लेना है। तो सतर्कता का मतलब है, अगर किसी को इस प्रकार के सिम्टम्स, इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं तो अपने डॉक्टर से अवश्य बात करें, अपना हो सके तो टेस्ट करवाएं, अपने आप को आइसोलेट करें। क्योंकि अगर हम सतर्क हो पाएंगे तो हम आगे एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे के इन्फेक्शन को बचा पाएंगे, और यही एक फार्मूला है जो सबसे ज्यादा कारगर है। डॉक्टर साहब, क्या एक और लहर के खतरे को हम देख रहे हैं, या उसकी एक तस्वीर सामने नजर आ रही है, या ये कहना अभी जल्दबाजी होगा? जी, अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि लहर आएगी या नहीं आएगी, परंतु हमें इस बात का इंतजार नहीं करना है कि जब लहर आएगी तभी हम कुछ करेंगे। हमें अभी से तैयार रहना है और इतनी तैयारी करके रखना है, इतनी सतर्कता बरतनी है कि लहर आए ही नहीं। हमारा मकसद है प्रिवेंशन, यानी हमें इसको टालना है। कि शो का भी यही एक तात्पर्य है कि हम लोगों को जागरूक कर सकें, लोगों में ये जागरूकता दें कि अपने आप को पहले से ही हम सचेत कर लें कि हमें ये ध्यान रखना है कि लहर आए ही नहीं। अगर किसी को इस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं, अस्पतालों को भी अपनी तैयारी करनी है, आम जनता को भी अपनी तैयारी करके रखनी है, एक दूसरे को समझाना है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो रखना है, अपने सिम्टम्स को नजरअंदाज नहीं करना है। डॉक्टर साहब, अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों में हम सब भूल गए हैं, कुछ महीनों की बात करें कि हम भूल गए हैं कि हम कोरोना के उस दौर से भी निकले हैं, और अब ऐसा लगता है जिंदगी सामान्य है, उसमें हम भी शामिल हैं। तो इतना गारंटेड नहीं होके चलना है जिंदगी में, अब आप ये कहना चाहते हैं? जी, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। हालांकि देखो, जिंदगी तो हमें जीनी ही है, हमेशा डर डर के नहीं जीना है, डरना नहीं है, परंतु हमेशा सावधानी बरतनी है। सावधानी का अर्थ यह है कि अगर किसी को भी परिवार में, अपने आसपास में, नेबरहुड में अगर किसी को इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसमें तुरंत हमें एक्शन लेना है। यानी कि उनको एक दूसरों से अलग करना है, घर में उनको टेस्ट करवा सकते हैं, अपने डॉक्टर से सलाह करनी है। हमेशा डर के तो देखो कोई जी नहीं सकता है। तो अगर किसी को सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो हमें तुरंत उसके लिए अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए, हो सके तो अपना टेस्ट कराना चाहिए। क्योंकि आजकल जो है हम देखते जा रहे हैं, अभी इन्फ्लुएंजा H3N2 के और इवन H1N1 के केसेस भी बहुत आ रहे हैं। तो सभी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के जो केसेस हैं वो कोरोना नहीं है, परंतु इन्फ्लुएंजा को भी हमें सावधानी से लेना है। ऐसा नहीं कि उसको नजरअंदाज कर देना है, या अगर किसी को कोरोना नहीं है और दूसरा इन्फ्लुएंजा है तो उसको हल्के में लेना है, क्योंकि वह भी कभी कभी सीरियस हो जाता है। तो इन्फ्लुएंजा, कोरोना, ये सभी वायरल इन्फेक्शंस हैं और उनका हमें बहुत सावधानी से बचाव करना है और उससे निपटना है। डॉक्टर साहब, मैं अपना एक पर्सनल अनुभव आपको बताऊं कि फरवरी के आखिर से लेकर करीब मार्च के दूसरे हफ्ते तक, करीब 3 हफ्ते तक खांसी आई और जो गई ही नहीं। तो आखिरी में मैं भी डर के डॉक्टर के पास पहुंचा था, जो फेफड़ों के डॉक्टर थे, कि भाई एक बार लंग्स देख लो, कहीं बैठने तो नहीं जा रहा। तो H3N2 का, जिसकी इन्फ्लुएंजा की बात कर रहे हैं आप, उस दौरान हमने टेस्ट तो नहीं कराया, लेकिन हाँ, जो एहतियात थे वो जरूर बरते। और ये कमोबेश बहुत लोगों में है, हमारे ही खानदान में या परिवार में कहें तो बहन से बात करो तो वो खांस रही होती है, किसी रिश्तेदार से बात करो तो वो खांस रहा होता है। तो ऐसे में करे क्या? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस बार हमने पिछले 2-3 महीनों में जो इन्फ्लुएंजा के केसेस देखे हैं, उनमें मोस्टली केसेस में ये देखा है कि जो खांसी है वो थोड़ा लंबे टाइम तक बनी हुई है, यानी 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, कुछ लोगों को 1 महीने से ऊपर भी खांसी बनी हुई है। और यह भी देखने में आया है, परिवार के एक सदस्य को हुई है, उसके बाद दूसरे से तीसरे, सबको हुई है। आपने बहुत अच्छा किया शालिक जी कि आपने अपना सावधानी बरती, एहतियात बरतते रहे, उसमें डरना नहीं है। अगर आपको खांसी 1 सप्ताह से ऊपर बनी हुई है या आपको बुखार आता है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य करें, चाहे ऑनलाइन कंसल्टेशन करें, आजकल जैसे टेलीमेडिसिन की वजह से फायदा उठा सकते हैं, उसकी तरह से करें। परंतु कई बार हमने देखा है कि जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है, आपके लकी रहे, आप अच्छा रहा कि आपकी खांसी ठीक होगी, पर कई बार हमने देखा है कि वो बहुत बिगड़ जाती है। तो 1 सप्ताह से ऊपर अगर खांसी बनी रहती है या बुखार आता रहता है तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य करें। हो सकता है कोरोना हो सकता है इन्फ्लुएंजा हो।
और जहां तक टेस्ट का सवाल है, इन्फ्लुएंजा के जो टेस्ट हैं वो थोड़े महंगे हैं, क्योंकि उसमें जब हम टेस्ट करते हैं तो एक पूरा पैनल है, उसमें जैसे एक साथ इन्फ्लुएंजा के वायरसेस, जिसमें आरएसवी वायरस है, इन्फ्लुएंजा बी है, कोरोना है, उस सबका एक साथ टेस्ट करते हैं। तो थोड़ा हालांकि महंगा पड़ता है, तो हमेशा टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य करनी चाहिए। संक्षेप में एक आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि क्या इसकी भी संभावना होती है कि आपको कोरोना भी हो गया और H3N2 से भी, आप इन्फ्लुएंजा से भी आप पीड़ित हैं, और अगर ये कॉम्बिनेशन होता है तो वो कितना खतरनाक है? जी, एक साथ दो वायरस का इन्फेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है, और ऐसा हो भी सकता है। अगर एक साथ दो वायरस होते हैं तो ऐसा अक्सर उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे डायबिटीज के मरीज हैं, या उम्र दराज लोग हैं, जिनको हार्ट पेशेंट्स हैं, या कुछ इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स पे हैं, किडनी मरीज हैं, उनको ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। और उन्हीं लोगों में जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो थोड़े ज्यादा सीरियस होते हैं और कई बार जानलेवा भी साबित होते हैं। इस बार हमने देखा है कि यंग लोगों में जिनकी इम्यूनिटी ठीक है, उनको भी इन्फेक्शन होते जा रहे हैं। तो अगर दोनों वायरसेस के इन्फेक्शन होते हैं तो यानी कि इससे एक तो ये अर्थ निकलता है कि हो सकता है मरीज की इम्यूनिटी थोड़ी कम है, तो उनको खतरा ज्यादा है। इसलिए अगर बीमारी ज्यादा लंबे टाइम तक बनी हुई है तो अपना टेस्ट जरूर करवाएं, अपने डॉक्टर से सलाह करें, क्योंकि अगर दो वायरसेस हैं तो हमें अवश्य ही ज्यादा एहतियात की जरूरत है। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरे बढ़ते मामलों पर रोशनी डालने के लिए और ये बताने के लिए कि क्या कुछ किया जाना चाहिए, एहतियात बरतने की ज़रूरत है, और अगर आप बीमार हैं तो खुद को अलग रखिए, जाकर टेस्ट कराइए, क्योंकि कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, ये ना भूलें कि कोरोना ने हमारा बहुत नुकसान पिछले सालों में किया है। फिलहाल 5 की बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई। इस केस में अतीक अहमद के साथ दोषी करार दिए गए दिनेश पासी और खान शौगलत हनीफ को भी उम्र कैद की सजा हुई। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण में 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इनमें अतीक अहमद का भाई अशरफ भी शामिल है। उमेश पाल के परिवार ने फैसले पर असंतोष जताते हुए अतीक अहमद को फांसी देने की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि जेल में रहकर भी वो अपराध को अंजाम दे सकता है। उमेश पाल का अपहरण 2006 में हुआ था। 2005 में एमएलए राजूपाल मर्डर केस का मुख्य गवाह था उमेश पाल। तीन लोगों को सिद्धदोष किया गया है, जिसमें एक सरश्री अतीक अहमद, सरश्री दिनेश पासी और खान शौगलत हनीफ को। उसके पश्चात इनको सजा सुनाई गई है। सजा जो सुनाई गई है 364A के अंतर्गत आजीवन कारावास की, अधिकतम सजा वही है। और बाकी में 1 लाख रुपए का छजपूर तीनों आदमियों को देना पड़ेगा, 1-1 लाख रुपया। खुखार बदमाश है, पूरा आधा डकैत है, वो नोट के बल पे आगे कुछ भी कर सकता है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से यही एक निवेदन है कि मेरे बेटे जैसे हत्या उसने कराई है, साथ में 2 सुरक्षा कर्मी गए हैं, तो इसने खाकी और काले कोट की इसने लिहाड़ी बेइज्जती कर ली, तो इसको फांसी की सजा सुनाई। न्यायपालिका ने न्याय दिया है, मैं उनके न्याय का सम्मान करती हूँ, और लेकिन मैं इस मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इन्हें चाहे जैसे भी हो, इनको कारावास दिया गया है, नहीं मिलते हैं, ये कारावास में भी घटना कर सकते हैं। इस वजह से मैं ये चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी इन्हें खत्म करें, चाहे जो जाए, ये नहीं रहना चाहिए। अशरफ अतीक अहमद नहीं रहना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। मुझे न्याय चाहिए, आतंक नहीं चाहिए। आतंक का मतलब है कि फिर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, अगला कोई और भी हो सकता है। मैं इसलिए चाह रही हूँ कि उसका आतंक। हमारी सरकार पूरी तरह से अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर उनका सफाया कर रही है। अदालत में पैरवी की जा रही है, एक अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज माफिया आदमी को खुशी में पैरवी के तहत सजा मिली है उम्र कैद की, और पूरे प्रदेश में लोग मान रहे हैं कि भयमुक्त वातावरण बन रहा है।
सावरकर पर राहुल गांधी के दिए गए बयान पर विवाद हो गया, जिसके बाद कल शाम विपक्षी दलों की बैठक में शिवसेना उद्धव गुट शामिल नहीं हुई। हालांकि 18 विपक्षी दल एक साथ रणनीति बनाने में जुटे थे। इस बैठक में यह तय हुआ कि सभी विपक्षी दल एक दूसरे के भावनात्मक मुद्दों पर बयान देने से बचेंगे। हमने कल रात आपको ये जानकारी दी थी कि राहुल गांधी अब सावरकर पर बोलने से परहेज करेंगे। आज संजय राउत ने इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई मोदी से है, सावरकर से नहीं है। बैठक हुई है, उस बैठक में ये तय हुआ है खड़गे जी के यहाँ पर कि ऐसे कुछ बात नहीं कही जाएगी जिससे एक दूसरे की पार्टी की भावना को ठेस पहुंचे। इसको कैसे देखते हैं सर? खास तौर से अच्छी बात है, हमारी एकता जो है अखंड रहेगी। मेरी आज राहुल जी से भी बात हो गई है और मुझे लगता है ये ठीक हो रहा है और इससे लगता है कि विपक्ष एकता और मजबूत होगी और लड़ाई डेफिनेटली लड़ाई हमारी सावरकर साहब से नहीं है, मोदी जी से। सब मिलके डेमोक्रेसी के हिफाजत के लिए, संविधान के रक्षा के लिए और जनता के मुद्दों को लेकर महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ों को लेकर हम लड़ रहे हैं और सभी पार्टियां इन मुद्दों पे वो एक हो गए हैं। मोदी सरनेम को लेकर राहुल के बयान पर आज बीजेपी से जुड़े ओबीसी सांसद संसद भवन परिसर में अपना विरोध जताते रहे। इन सांसदों ने कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें, इसी मामले में राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई। गृह राज्य मंत्री श्री किशन रेड्डी से बात की हमारे सहयोगी ने, आइए वो सुनाते हैं। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। सर, विपक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी के आप लोग पीछे पड़े हुए हैं। राहुल गांधी के पीछे हम नहीं हैं। राहुल गांधी के पीछे कॉन्स्टिट्यूशन है, राहुल गांधी के पीछे नाम से सबका एक्ट एक ही होता है। वही एक्ट पर आज न्यायस्थान लीगली जो एक्शन लेना पड़ा। हमारा कोई संबंध नहीं केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, आदरणीय नरेंद्र मोदी से, राहुल गांधी से कोई लेना देना नहीं है। हम कोई इनके खिलाफ कोई एक्ट हम अमल नहीं कर रहे। पहले संसद की सदस्यता उनसे ली गई, हम नहीं लिए, हम लिए। कोर्ट से पूछना है, कोर्ट में पूछने का विषय हमारा से पूछो तो क्या होता है? फिर उसके बाद उनका सांसद क्यों गया, कोर्ट से पूछना है जाके हो, तो हमारा क्यों पूछ रहे हो? बंगला भी खाली करने का नोटिस। मैं राजनीतिक दलों से, जितने भी विपक्षी दलों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप किससे पूछना है? उनका सांसद का जो मेंबरशिप चले गया, हमारा कारण नहीं गया, वो उनका गलती के कारण, जो कोर्ट जजमेंट के कारण वो सांसद का मेंबरशिप चले गया। आप पूछना है तो लड़ो को, राजनीतिक दृष्टिकोण से लीगली लड़ना है। बंगला भी खाली करना, सबको वही होता है। जो भी सदस्य नहीं है सब खाली करना पड़ता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा ये प्रधानमंत्री का बेटा है, ये प्रधानमंत्री का पोता है, उसके लिए अलग कानून होना चाहिए, कभी कोई नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सबके सदस्यों को एक ही अधिकार है, सबके एमएलए है तो उनका एक ही अधिकार है, सभी सिटीजन को एक ही अधिकार होता है, पोताओं को, बेटाओं को अलग अधिकार नहीं लिखा है। अब राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग हो रही है सर, पहले बयान को लेकर, फिर उसको ओबीसी समाज को लेकर। बिल्कुल, और जो गलत बात बोले हैं उसका कोर्ट में बात करना है, कोर्ट में लाना है, कोर्ट में जाना है, कोर्ट में उनका जजमेंट है, उसके खिलाफ चैलेंज कर सकते हैं, उनका अधिकार है, कोर्ट में लड़ना है। हम राजनीति लड़ से हमारा क्या फायदा? हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा सरकार का, हमारा पार्टी का, हमारा प्रधानमंत्री जी का राहुल गांधी के विषय पर कोई लेना देना नहीं है। जो कोर्ट जजमेंट दिया है ऑटोमेटिकली इधर मेंबरशिप लूज होता है, यही लोकसभा ने किया है। संसद सदस्यता जाने के बाद बंगला खाली करने के नोटिस पर राहुल गांधी ने लोकसभा सचिव को चिट्ठी लिखकर जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा कि वो आदेश का पालन करते हुए 12 तुगलक लेन स्थित बंगले को खाली करेंगे। अपनी चिट्ठी में राहुल गांधी ने यह भी लिखा कि वो 4 बार लोकसभा सांसद चुने गए और यहीं पर रहे। इस बंगले के साथ उनकी अच्छी यादें भी जुड़ी रहीं। मैं बिना किसी पूर्वाग्रह के आपके आदेश का पालन करूंगा और बंगला खाली कर दूंगा। राहुल के आवास खाली कराने के नोटिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ऐसा कर डराने धमकाने की कोशिश कर रही है, जिसका हम विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे पर कहा, यह घर राहुल का नहीं है बल्कि जनता का है। अब वो लोग पूरी कोशिश करेंगे उनको कमजोर करने के लिए, लेकिन घर खाली करे तो वो अपने माता के घर में जाके रहेंगे या कहीं हमारे पास आएंगे, हम खाली करके देंगे। ऐसा घर खाली करके
डराने का, धमकाने का, ह्यूमिलेट करने का, ये जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है इसको मैं कंडम करता हूँ। लोग दूसरों को ह्यूमिलेट करने के लिए ये चीज करते हैं, ऐसे एटीट्यूड को मैं कंडम करता हूँ। स्मृति जी, कांग्रेस का कहना है कि जल्दबाजी क्या है कि आप उनका घर खाली कराने में लगे हैं तुरंत नोटिस। घर उनका नहीं है, जनता का है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़पा ली, वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लेंगे। ईपीएफओ ने अपने 6 करोड़ खाता धारकों को बड़ा तोहफा दिया। अब जो राशि जमा होती है उसमें ब्याज में इजाफा कर दिया गया है। 2022-23 में अब पीएफ अकाउंट होल्डर को 8.15% की दर से ब्याज मिलेगा, जो पहले 8.1% कर दिया गया था। ईपीएफओ पीएफ अकाउंट होल्डर के खाते में जमा राशि को कई जगहों पर निवेश करता है। इस निवेश से होने वाली कमाई का एक हिस्सा ब्याज के रूप में खाता धारकों को दिया जाता है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा ने पीएफ ब्याज में हुई बढ़ोतरी को लेकर अर्थशास्त्री वेद जैन से बात की। साल 2022-23 के लिए ईपीएफओ ने 8.1% ईपीएफ इंटरेस्ट रेट तय किया है। मेरे साथ अर्थशास्त्री वेद जैन हैं। इसका जो अर्थशास्त्र है पीएफ का, आमतौर पर यह माना जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण रिटायरमेंट फंड है और रेट्स इसके बहुत ज़्यादा होते थे। पिछले 4 दशक को आप देखें तो पिछले 2 साल से रेट्स जो हैं वो 8.1%, इस साल 8.15%। आप कैसे देखते हैं इस नए रेट को जो फिक्स किया गया है? देखिए, रेट जो पिछले साल से तो इम्प्रूवमेंट किया है। वर्ष 21-22 में जो रेट फिक्स किया गया था वो 8.10% किया था, वो अपने आप में बहुत लोवेस्ट था। अगर मैं इसकी हिस्ट्री देखूं तो पिछले 4 डिकेड में वो लोवेस्ट था, क्योंकि 20-21 में 8.5% था। इस साल वो 8.10 से बढ़ा के 8.15 किया गया है, तो थोड़ी सी बढ़ोतरी तो है, लेकिन इसको 2 नज़रिए से देखना जरूरी है। अगर मैं ये देखूं जिस ढंग से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपने रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट बढ़ाए हैं और उसमें 50% की इंक्रीज थी, जो लगभग 4 से लेकर 6.5 तक पहुंच गया, उस बात को ध्यान में रखूं तो ये रेट आज की डेट में 8.5 हो जाना चाहिए था, जो हमेशा रहा है बहुत दिनों तक। लेकिन मैं ये देखूं कि पिछले साल से कंपेयर करें 8.1 से 8.15 तो लिटिल बेटर है। थोड़ी सी लोगों को लगता है, मायूसी तो होती है कि जो उम्मीद करते हैं कि जो हमारा निवेश है उसके ऊपर अच्छा ब्याज मिलना चाहिए। पर्टिकुलरली इसको हम एक रिटायरमेंट बेनिफिट मानते हैं, एक अपना सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मानते हैं, और उससे ग्रोथ होती है। और किसी वजह से इन ट्रस्ट ने, जो ईपीएफओ ट्रस्ट ने अच्छी कंसिस्टेंटली 8.5 का रेट रखा है। और 21-22 एक एक्सेप्शनल था जब 8.1 हुआ, कोविड में भी अफेक्ट किया था, इन्वेस्टमेंट पे भी काफ़ी असर आया था। लेकिन एक पॉजिटिव साइड भी मानी जा सकती है कि लास्ट ईयर से बेटर है, और ये उम्मीद की जा सकती है कि अगले वर्ष में शायद ये और इम्प्रूव करे और ये वापस से 8.5 पे पहुंच जाए, क्योंकि रिजर्व बैंक के रेट का लगता है कि इस साल में पूरा प्रभाव नहीं आ पाया 22-23 में, जो 23-24 में नजर आएगा। इजराइल में जबरदस्त विरोध के बाद पीएम नेतन्याहू ने न्यायिक सुधार से जुड़े बिलों को संसद में पास कराने पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब इस पर संसद के अगले सत्र में चर्चा होगी। इजराइल की सड़कों पर बीते दिनों चले आंदोलन का आखिरकार नतीजा निकल आया। लाखों की संख्या में लोग पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के न्यायिक सुधार बिल का विरोध करते रहे। लेबर यूनियन के कहने पर दुनिया भर के मिशन तक हड़ताल पर चले गए। डॉक्टर, टीचर, छात्र, रिजर्व फोर्स सब सड़क पर दिखे। देश की 5% आबादी विरोध में उतर आई। आखिर पीएम को अपने फैसले पर रोक लगानी पड़ी।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने देश को संबोधन करते हुए ये कहा है कि जुडिशियल ओवरहॉल का जो कानून था, कानून व्यवस्था और सुरक्षा को देखते हुए इस कानून को वापस करने की घोषणा की है या इस पे रोक लगाने की घोषणा की है कि अभी इसको संसद में पास नहीं किया जाएगा। מתוך הרצון למנוע את הקרע בעם, החלטתי להשהות את הקריאה השנייה והשלישית של החוק במושב הזה של הכנסת, כדי לתת זמן לנסות להגיע לאותה הסכמה רחבה לקראת החקיקה במהלך הכנסת הבאה. शनिवार को कानून सुधार बिल का विरोध करने पर नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री को हटा दिया। इसके बाद नेतन्याहू के समर्थक तक उनके खिलाफ खड़े हो गए। इजराइल के सहयोगी देश भी विरोध में दिखे। माना जा रहा है कि इस बिल से सुप्रीम कोर्ट कमजोर होगा। हम फिलहाल बिल रोकने के फैसले का स्वागत करते हैं। ये समझौते का मौका है। हम बार बार समझौते की बात कर रहे हैं और इजरायली नेताओं से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द समझौते तक पहुंचे। माना जा रहा है कि नेतन्याहू अपने खिलाफ भ्रष्टाचार और घुसखोरी के मामलों के कारण न्यायिक सुधार की पेशकश कर रहे हैं। हाइफा से मोहम्मद गजाली और दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।